नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव जुलाई और अगस्त में, राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में और उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त में होना है। तो तारीख बिल्कुल करीब आ गई है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुझे लगता है कि नामांकन या मतलब नाम की घोषणा, नामांकन तो नहीं, नाम की घोषणा इस महीने के आखिर में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। तो समय अब बहुत कम बचा है, लेकिन कौन होगा राष्ट्रपति, कौन होगा उपराष्ट्रपति, कोई नहीं बता सकता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना तय मानिए कि नाम तय हो चुके होंगे। सिर्फ दो लोगों को इस देश में पता है कि कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने जा रहा है और कौन उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होने जा रहा है। जो उम्मीदवार होने जा रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा, उनको भी अभी नहीं बताया गया होगा, उनको भी समय, उचित समय आने पर बताया जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा और फिर उस नाम की घोषणा होगी। लेकिन चर्चा में अब चूँकि इस तरह के चुनाव में चर्चाएं खूब होती हैं, बहुत से नाम चलते हैं, तो प्रमुख रूप से जो चर्चा में नाम है आरिफ मोहम्मद खान से लेकर थावरचंद गहलोत और कई नेताओं के, बीजेपी नेताओं के नाम हैं। एक बात तो तय है कि जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति ही होगा, बाहर का कोई नहीं होगा। अगर अकाली दल साथ रहा होता तो शायद प्रकाश सिंह बादल इन दोनों में से किसी एक संवैधानिक पद पर स्थापित किए जा सकते थे, लेकिन अकाली दल वो मौका चूक गया। अकाली दल ने अपना बड़ा नुकसान किया अलायंस तोड़कर, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब वो अतीत की बात हो गई कि अकाली दल ने क्या किया और क्या होता तो क्या होता। तो प्रकाश सिंह बादल का ये मौका और अकाली दल का तो चला गया। अब सवाल ये है कि जो नाम चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 8 साल से ऐसा हो रहा है कि जो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं, मीडिया में आते हैं, वो तो कतई नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है नाम लेने में भी डर लगता है कि नाम पर ज़्यादा चर्चा हुई तो ऐसा तो नहीं नाम कट जाए। लेकिन ये भी पत्रकारों की गलतफहमी है कि उनके नाम ले लेने से किसी का नाम कट जाएगा। कुछ ऐसे स्वनामधन्य संपादक हैं जिनका ये दावा है कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो या किसी और पद की, नहीं तो वो नाम जो है कट जाएगा। जो नाम तय होता है वही होता है। ये अलग बात है कि हमने किसी का नाम चलाया, वो नहीं हुआ तो हम ये दावा कर लें कि हमने चला दिया था, हमने सार्वजनिक कर दिया था, इसलिए इसका नाम कट गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला करते हैं उसको बदलते नहीं हैं, और फैसला बड़ा सोच समझ कर करते हैं, बड़ा ठोक बजा कर करते हैं और आगे पीछे की सारी संभावनाएं देख कर करते हैं। किसको पता था 2017 में कि रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? जब उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया था तब भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। हाँ, वेंकैया नायडू का नाम जो है बीजेपी के सर्कल्स में ज़रूर चलता रहता था और वो और उनके परिवार के लोग चाहते भी थे कि अब बहुत लंबे समय बीजेपी और सरकार की सेवा कर ली, उनको कोई संवैधानिक पद मिलना चाहिए। तो एक बात जो अभी निश्चित रूप से कही जा सकती है वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा आज तक किसी राष्ट्रपति को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला है, तो इस मामले में वो अपवाद नहीं होने जा रहे हैं, उनका भी ये पहला और आखिरी कार्यकाल होगा। दूसरा सवाल है वेंकैया नायडू का क्या होगा। कई उपराष्ट्रपति जो हैं ऐसे हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने थे तब वो बोर्ड जो जिस पर नाम लिखे होते हैं सारे उपराष्ट्रपतियों के, उनको देखकर बताते थे कि इनके बाद को शायद, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है कि शायद हर दूसरा या तीसरा इस तरह से है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना है। तो इस हिसाब से, उस गणित के हिसाब से उनका नंबर राष्ट्रपति का होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता नहीं कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वो एक उसका कारण ये भी है कि अगर आप देखिए तो पिछले 8 साल में जिसको भी संवैधानिक पद पर रखा उसे दूसरा मौका नहीं दिया। तो इसलिए भी लगता है कि उनको 5 साल का मौका मिल चुका है, अब शायद उनको दूसरा मौका न मिले। लेकिन निश्चित रूप से आप मोदी और अमित शाह की पार्टी में कुछ भी नहीं कह सकते, कोई दावा नहीं कर सकते कि ये ऐसा नियम है, ये ऐसा है तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है।
उन्होंने जो तय किया है वही होता है। तो लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होगा। कौन होगा? विपक्ष की ओर से भी जो है वो तैयारी चल रही है और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की कोशिश है कि मुकाबला तगड़ा हो। लेकिन जिस तरह की इस समय राजनीतिक परिस्थिति और समीकरण है, उसमें लगता नहीं कि बीजेपी को कोई मुश्किल होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो कोई सवाल ही नहीं है किसी तरह की समस्या का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सांसद करते हैं और बीजेपी को दोनों सदनों के सांसदों की कुल संख्या मिलाकर उसमें बहुमत स्पष्ट हासिल है, वहाँ कोई समस्या नहीं। बात राष्ट्रपति की है। एनडीए को अपने बूते पूरी तरह से बहुमत हासिल नहीं है, उसको सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी। और दो पार्टियां, उड़ीसा की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईआरसीपी कांग्रेस जो है, ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो एंटी बीजेपी फ्रंट में दिखाई नहीं देना चाहती। और ये पिछले 8 साल का आप इनका रिकॉर्ड देखें तो समय समय पर बीजेपी की मदद करते रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी की सरकार रही हो या ना रही हो, सरकार बनने से पहले भी राज्यसभा लोकसभा में मदद करते रहे। तो इसलिए जो है ये दोनों पार्टियां अगर साथ देती हैं तो कुछ और छोटे दलों को मिलाकर बीजेपी को अपना उम्मीदवार जिताने में कोई मुश्किल नहीं होगी और इसकी तैयारी हो चुकी होगी। और उसके अलावा विपक्षी खेमे में भी एक जो है वो बिखराव है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो बीजेपी या कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। के चंद्रशेखर राव का भी कमोवेश इसी तरह का स्टैंड है। तो इसलिए विपक्ष की जो स्थिति है उसको देखते हुए इतना मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनवाने में कामयाब होगी। अब बात आती है नाम की। मैंने 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन पर पार्टी में विचार भी हुआ है या नहीं, होगा या नहीं, लेकिन कुछ तर्कों के आधार पर मैंने ये नाम जो है वो सोचे हैं। 2 नाम हैं। पहला नाम तमिलसाई सुंदरराजन, जो इस समय तेलंगाना की राज्यपाल हैं और उनके पास पुदुचेरी का अतिरिक्त जो है प्रभार है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ये 1999 से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग पदों पर रही हैं, राज्य में रही, केंद्रीय स्तर पर सचिव के पद पर रही हैं। उसके अलावा ये पेशे से डॉक्टर हैं, इनके पति भी डॉक्टर हैं, इनकी 2 बेटियां हैं वो भी डॉक्टर हैं, काफ़ी देश विदेश घूमी हैं, पढ़ा लिखा है। और भाजपा के जितने नेता जाते हैं तमिलनाडु, उनका हिंदी से या अंग्रेज़ी से तमिल में ट्रांसलेशन यही करती हैं ज़्यादातर, जब तक गवर्नर नहीं बनी थी। इनको तमिलनाडु भाजपा में तमिलनाडु की सुषमा स्वराज कहा जाता है और ये महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बड़ी सक्रिय रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दक्षिण भारत पर बीजेपी का जोर है। दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है उस नज़रिए से भी। और इसके अलावा दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए मुकाबला भी ज़्यादा मुश्किल है। उसको कोई रास्ता अभी तक मिल नहीं रहा है कर्नाटक के अलावा और पुदुचेरी के अलावा। उम्मीद है कि इस बार तेलंगाना में वो बेहतर करेंगे, लेकिन तमिलनाडु पर बीजेपी की इस समय विशेष नज़र है। जिस तरह से अन्ना द्रमुक लगातार कमज़ोर हो रहा है, उसमें बीजेपी को लगता है कि देर सबेर उसके लिए बड़ा रास्ता खुलेगा, इसलिए बीजेपी वहाँ काफ़ी ताकत लगा रही है। इस नज़रिए से भी देखें, क्योंकि तमिलसाई सुंदरराजन तमिलनाडु से आती हैं, तो वो भी एक मैसेज होगा दक्षिण के लिए भी और तमिलनाडु के लिए भी। महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो उनके कोई किसी तरह के विवाद में नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को देखें तो उसमें ये फिट बैठती हैं, लेकिन बनेंगे कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। एक तो उम्र अभी कम है, 61 साल की है सिर्फ, तो इसलिए भी एक सवाल उठता है कि इतनी जल्दी उनको राजनीति से, सक्रिय राजनीति से क्यों अलग किया जाए। लेकिन जब गवर्नर बनाया गया तब भी ये सवाल रहा होगा, तब तो उम्र और कम थी। 2019 में 2019 में जो है तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया, 3 साल हो गए, तो उससे आज से भी कम उम्र थी।
तो इसका मतलब बीजेपी उनके लिए आगे के बारे में कुछ सोच रही है। आप देखिए, आप अगर ध्यान दें तो जिसको आगे बढ़ाना होता है उसका स्टेचर बढ़ाते हैं लोग। आप रामनाथ कोविंद को ही देख लीजिए, जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम है इस समय। उनको पहले राज्यपाल बनाया गया, फिर राष्ट्रपति बनाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि सीधे राष्ट्रपति बना दिया। इसी तरह से आप देखिए कि कई गवर्नर हैं, बल्कि उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य को देखिए, उनको गवर्नर बनाया गया, उसके बाद इस्तीफ़ा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया, अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के लोगों को जब भी उनका प्रोफाइल बढ़ाया जाता है एक नई और बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, तो उस लिहाज से भी लगता है कि तमिलसाई सुंदरराजन अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। लेकिन क्या वो उपराष्ट्रपति भी हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको एक संवैधानिक पद पर पहले से रखा गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। मैं ये बात किसी सूचना के आधार पर, किसी जानकारी के आधार पर या किसी सोर्स के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने जो तर्क के आधार पर गढ़ा है सब कुछ, उसके आधार पर कह रहा हूँ। दूसरा नाम जो उपराष्ट्रपति हो सकता है इस समय, अगर आप देखें इस समय क्या पिछले लंबे समय से और पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पंजाब पर और सिखों के मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर जो है जिस तरह से लाल किले से कार्यक्रम किया, उस सब को देखते हुए सिखों के प्रति एक विशेष भाव उनके मन में है। सिखों के मन में जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है उनको, जो उनकी शिकायत है, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास वो करते हैं। और आप देखें जितने तरह की इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने पिछले कुछ समय में, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने लिए हों, ख़ासतौर से 1983 के बाद से, 1983 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद से। तो एक आहत सिख मानस को उसको उस पर मरहम लगाने का काम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इसलिए कोई सिख उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति हो सकता है। जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ मुझे लगता है वो उपराष्ट्रपति के लिए ज़्यादा मुफीद नज़र आता है, ज़्यादा वो उपयुक्त नज़र आता है। और वो नाम है इस समय केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर, पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट के जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, हरदीप पुरी। वैसे तो पंजाब के हैं, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई। 1974 बैच के वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं। कई देशों में एम्बेसडर रहे, UN में जो है भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे 2009 से 2013 तक। उसके बाद 2014 में, रिटायरमेंट के बाद 2014 में जनवरी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 में उनको राज्य मंत्री बनाया गया, फिर उनको स्वतंत्र प्रभार मिला। अब उनको 2021 में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग का जिम्मा दिया गया। मुझे लगता है जो थोड़े से मंत्री हैं जिनको इतना बड़ा उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो दो चीज़ें हैं, एक प्रधानमंत्री की नज़र में है, प्रधानमंत्री के करीब हैं, प्रधानमंत्री उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से परिचित हैं और उनको पसंद भी करते हैं। ये दोनों नेताओं के बारे में कह रहा हूँ, तमिलसाई सुंदरराजन के बारे में भी और इनके बारे में भी, हरदीप पुरी के बारे में भी। हरदीप पुरी मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको राज्यसभा चलाना होगा, हाउस चलाना होगा, तो उसका एक्सपीरियंस, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उसको सदन चलाने के अलावा भी बहुत से काम करने होते हैं। तो इन सब दृष्टियों से देखें तो ये दोनों उम्मीदवार मेरी कसौटी में फिट बैठते हैं। आपकी कसौटी में बैठते हैं कि नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कसौटी पर फिट बैठते हैं कि नहीं। वहाँ उनके इन दोनों के बारे में क्या राय है, क्या फ़ैसला होता है, ये तो न मुझे मालूम है न आपको मालूम है। और वो उस दिन तक पता नहीं चलेगा जब तक उसकी औपचारिक घोषणा नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो दिल को बहलाने के लिए इस तरह की चर्चा होते रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में इस तरह की चर्चाएं और ज़ोर पकड़ने वाली हैं। हर व्यक्ति अपने सूत्र, अपनी जानकारी, अपनी इच्छा और अपने तर्क के हिसाब से नामों की फहरिस्त लेकर आएगा।
कौन बनेगा फिर कह रहा हूँ किसी को नहीं मालूम। कोई कुछ भी दावा करे, जिनको बनना है वो उनको भी नहीं मालूम है, जब तक कि बताने का उचित समय वो लोग निर्धारित नहीं करते जिन्होंने फैसला किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी खोज होनी है नामों की। मुझे पूरा यकीन है कि खोज पूरी हो चुकी है, नाम तय हो चुके हैं, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। तो अब देखना है कि इसके बाद जो तमाम नाम आएंगे और उनमें से किसका निशाना सही बैठता है, ये सब तुक्का है। तीर बन जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो तुक्का तो है ही। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।